एटॉमिक स्ट्रक्चर एज आई वाज सेइंग क्लियर होता है टिपिकली, बट हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो, इसको हम कवर करेंगे। शुडंट टेक अस टू लॉन्ग, हो सकता है 3 से 4 दिन लगे, खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, इस वीक से पहले पहले खत्म होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसमें कैलकुलेशंस कुछ खास नहीं है, इसमें रटने की चीजें ज्यादा है, ठीक है जी। सो इट्स मोर ऑफ अ मेमोराइजेशन चैप्टर। ऑब्वियसली मैं आपको कुछ चीजें सिखा रहा हूँ, कुछ चीजें बता रहा हूँ कि भाई इसको रटना किस तरह अच्छी तरीके से, एंड वी विल सी कि फिर क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट डिस्कशन। हम सबको पता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। एटम के अंदर के पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला जाता है। हमें पता है वो 3 किस्म के होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी। नाउ क्विक क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, प्रोटॉन्स का रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास। ठीक है जी, मतलब मुझे म्यू श्यू में नहीं देना, बस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जैसे ओ लेवल में सीखा था। प्रोटॉन्स क्या चार्ज रखते हैं और उनका मास कितना होता है। प्रोटॉन्स का रिलेटिव चार्ज +1 होता है और रिलेटिव मास, ये चलो सब बच्चे कह रहे हो सर ये बच्चों वाली चीजें क्यों पूछते हैं हमसे, मुश्किल चीजें पूछता पर जवाब नहीं आते। +1 चार्ज एंड रिलेटिव मास इज 1। ठीक है जी, ठीक हो गया, वेरी गुड। देन इलेक्ट्रॉन्स रिलेटिव चार्ज इज 1 ग्राम नहीं होता, इट्स नॉट 1 ग्राम्स, इट्स 1 AMU। ठीक है जी, इसके साथ जो यूनिट लगता है वो AMU लगता है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है जी। बहरहाल हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं तो हम AMU शेमयू में जा ही नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ रिलेटिव टू अ प्रोटॉन ही। ठीक है, तो प्रोटॉन का जो मास आ रहा है उसको प्रोटॉन से ही डिवाइड, मास के डिवाइड करके वो आंसर दे दो मुझे, तो 1 और +1 आ गया। ठीक है जी, तो जस्ट रिलेटिव टू प्रोटॉन, हम AMU शेमयू ग्राम ग्राम इसमें कुछ भी नहीं लिखते, दिस इज रिलेटिव। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, -1 होता है। उनका जो रिलेटिव मास होता है, नाउ आप लोग कैसे याद करते हो, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमारे लिए वो 0 है। ठीक है, फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली स्पीकिंग 0 है। ठीक है, सब केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग 0 है, लेकिन अगर हकीकत में पूछोगे तो रिलेटिव टू अ प्रोटॉन इट्स 1/1840। ठीक है, जो कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर में डाल लो ये नंबर तो बहुत छोटा सा आएगा, तकरीबन 0 यार। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, मतलब मैं आपको बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन को वेइंग स्केल में रख के मुझे उसका मास बता दो, वेइंग स्केल क्या देगा आपको, मास 0 ही देगा वो, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। ठीक है, बट ऑब्वियसली जब आप छोटी छोटी चीजों को देख रहे होते हैं फिजिक्स में एंड ऑल दैट, यू ट्राइंग टू वर्क आउट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है और उस पे ये क्या हो रहा है और वो क्या हो रहा है और उस पे कैलकुलेशन कर रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली देन दिस इज गोइंग टू बी मच मोर यूजफुल देन जस्ट 0, क्योंकि 0 डालोगे तो खत्म हो जाएगी कैलकुलेशन उसी वक्त, राइट। अच्छा, न्यूट्रॉन्स का रिलेटिव चार्ज क्या होता है, व्हाट्स द चार्ज फॉर न्यूट्रॉन्स। The relative charge for neutrons is 0. They have absolutely no charge and they have approximately the same mass as neutrons, protons. ठीक है जी। अच्छा, अब इसी का मैं सवाल बना के दे सकता हूं। ठीक है जी, ये एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव प्लेट ये रही, ठीक है जी, पॉजिटिव प्लेट ये रही। अगर मैं प्रोटॉन्स को भेजूंगा यहां से, सो वेयर डू यू थिंक द प्रोटॉन्स विल गो, प्रोटॉन्स किस तरफ जाएंगे, they will go down, they will go towards the negative plate। ठीक है जी, श्री, वेरी गुड। अच्छा, और अगर मैं यहां से न्यूट्रॉन्स को भेजूं तो न्यूट्रॉन्स किस तरीके से जाएंगे, स्ट्रेट, वेरी गुड। सो न्यूट्रॉन्स विल जस्ट गो स्ट्रेट। ठीक है जी, इजी पीजी। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को भेजूं तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएंगे, दे विल गो अपवर्ड। ठीक है, ओके, सो दिस वाज इजी। अब मैं इधर थोड़ा सा डिफरेंट करके कुछ बनाने वाला हूं। ठीक है जी, एंड दैट्स द मेन थिंग दैट वी द टेक अवे फ्रॉम दिस स्लाइड। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को भेजता हूं, सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, फर्क क्या देखना है, फर्क की देखोगे, प्रोटॉन का मैंने इतना लंबा बनाया है, इलेक्ट्रॉन का मैंने इतना छोटा बनाया है। सो इसको हमें डिस्कस करना है कि ये क्यों किया है हमने। ठीक है, वी वांट टू बी डिस्कसिंग दैट कि ये क्या हमने माजरा किया है। ठीक है, बिलाल, इट्स नॉट प्रोटॉन मोर डिफ्लेक्टेड, इट्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव बीन डिफ्लेक्टेड मोर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पहले जाके लग गए, प्रोटॉन्स बाद में जाके लग गए। ठीक है, यू विल कॉल इट इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिफ्लेक्टेड मोर। सो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे, ऑल्दो हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज -1 था, प्रोटॉन्स का भी चार्ज +1 था, तो मतलब दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है, बस ऑपोजिट पोलैरिटी है। सो व्हाई इन दी वर्ल्ड इज दिस गोइंग टुवर्ड्स दी पॉजिटिव प्लेट, उसका रीजन ये है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर, यस, वेट नहीं बोलेंगे, विल से दे हैव लेस मास। ठीक है जी, और अगर मुझसे स्पेसिफिकली बोलोगे ना, तो मैं अगर इसका बिल्कुल कॉन्क्रीट रीजन देना चाहूं आपको,
तो द कॉन्क्रीट रीजन इज गोइंग टू बी के क्योंकि इसका चार्ज टू मास रेशियो बड़ा है और इसका सॉरी सॉरी माय बैड, इसका चार्ज टू मास रेशियो छोटा है और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज टू मास रेशियो बड़ा है। ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय द चार्ज टू मास रेशियो? चार्ज टू मास रेशियो से मतलब ये है चार्ज को डिवाइड कर दो बाय दी मास। ठीक है, तो अगर मैं ये करूं यहां पे, अगर मैं Q ओवर M निकालना चाहूं एक इलेक्ट्रॉन का, तो वो कैसे निकलेगा? -1/0 तकरीबन। तो तकरीबन तकरीबन आंसर क्या हो जाएगा? 0 से डिवाइड कर तो क्या बनता है आंसर? When you divide anything by a 0, what does the answer approach? नहीं बाबा, 0 से जब डिवाइड कर दो तो क्या आएगा आंसर? एरर 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 आएगा। लेकिन अगर हम उसको बोलें कि बहुत छोटी वैल्यू से डिवाइड करना हो तो बन जाएगी बहुत बड़ी वैल्यू, राइट? इट विल बिकम बहुत बड़ी वैल्यू। दैट्स प्रैक्टिकली स्पीकिंग, दैट्स प्रैक्टिकली क्या, दैट्स थ्योरेटिकली इंफिनिटी। मैथ एरर आ रहा है, बट बहुत छोटी वैल्यू से डिवाइड कर रहा हो तो क्या आ रहा है आंसर? बहुत बड़ा आ रहा हो। तो कैलकुलेटर फिर आपको आंसर दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी मेमोरी में इतनी स्टोरेज नहीं है कि वो आंसर दिखा सके आपको। तो वो क्या बोलता है? मैथ एरर। वो बोलता है मैं इससे ज्यादा दिखाई नहीं सकता आपको, फालतू बात कोई नहीं मुझसे, राइट? सो इट्स प्रैक्टिकली कमिंग आउट टू बी एन इंफिनिटी, राइट? अगर एक्चुअल निकालना चाहते हो तो -1 को डिवाइड करो 1/1840 से, तब एक्चुअल चार्ज टू मास रेशियो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंफिनिटी इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, तो एक्चुअल निकाल तो कर दो, इससे बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, यू कैन सी दैट। और अगर मैं इधर चार्ज टू मास रेशियो निकालूंगा तो इधर तो बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप +1 को डिवाइड कर दो बाय 1 और आंसर आ जाएगा 1, राइट? एंड वी ऑल नो इंफिनिटी इज मच मोर इन मैग्नीट्यूड देन 1। सो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफ्लेक्ट करते हैं ज्यादा, क्योंकि उनका चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा है। ठीक है जी? सो इलेक्ट्रॉन्स हैव द मोस्ट चार्ज टू मास रेशियो, प्रोटॉन्स हैव a little less charge to mass ratio। न्यूट्रॉन्स का क्या मसला है? न्यूट्रॉन्स का चार्ज टू मास रेशियो ही नहीं है। करो 0.1, 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सो सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन भी हमें पता चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स और उसका जब हम पाथ बनाने चाह रहे हैं प्रोटॉन्स का in comparison to each other, तो electrons will deflect more, they will bend more, they will collide first, protons will bend less and they will collide later onwards। ठीक है जी? तो सवाल ऐसा भी आ सकता है, भाई एक इलेक्ट्रॉन की बीम है, एक न्यूट्रॉन की बीम है, एक प्रोटॉन की बीम है, सवाल आ गया इनको सेपरेट कर दो हमारे लिए, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड रखो, एक को नेगेटिव चार्ज, एक को पॉजिटिव चार्ज, सेपरेट आउट हो जाएंगे खुद ही, राइट? सो सम काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन गेट लाइक दैट एज वेल। तो घबराइएगा मत। अच्छा, तो ये तो हमारा क्या था, काइंड ऑफ लाइक इजी पीजी स्टफ, ये हमें आता है, हमें पता है। ठीक है, सम मोर इजी पीजी स्टफ। ठीक है, एंड दैट इज दी ओ लेवल्स में, या यूजुअली जो हम जब भी एक एटम की शक्ल बनाने को जाएंगे या जो भी कर रहे होते हैं, सो वी फॉलो समथिंग नोन एज दी बोहर मॉडल। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे सोडियम का एटम बना के दिखा दो, तो सोडियम का एटम हम कैसे बनाते हैं? हम सोडियम का एटम ऐसे बनाएंगे कि भाई सोडियम में जो है वो 11 प्रोटॉन है, और आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक 11 प्रोटॉन होते हैं। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट सी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो सोडियम इज 11 एंड शुड बी 12। ठीक है, अच्छा जी, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी, दिस इज डिड्यूसेबल थ्रू द पीरियोडिक टेबल। उसका 11 लिखा हुआ है एज द एटॉमिक नंबर सोडियम का, और 23 लिखा हुआ है इसका मास नंबर। तो 23 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, राइट? सो दिस इज सोडियम का न्यूक्लियस। ये हमने क्या बनाया है? ये हमने न्यूक्लियस बनाया है। ठीक है जी? अच्छा, फिर हमें क्या पता है हम कैसे कर देते? हम पहले बना देते पहला वाला शेल, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला शेल बनाते हैं फिर हम। अच्छा, बहुत ही गंदा दूसरा वाला शेल बना है। दूसरा वाला शेल बनाते हैं, दूसरे वाले शेल में क्या जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। सो यू ड्रॉ 1 2 3 4 5 6, यू कैन ड्रॉ विद आइदर क्रॉसेस और आइदर डॉट्स। ठीक है जी, जैसे आपका दिल हो। ये हो गए 8, और सोडियम 11 प्रोटॉन्स हैं तो 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये हो गए 2, ये हो गए 8, 2 + 8 10 हो गए, यानी एक और मजीद हमारे पास शेल है, and that is going to be having one more electron। अगर मैं
सोडियम का आपको बोलूं भाई मुझे स्ट्रक्चर बना के दे दो, तो हमने आज तक इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाया एंड दिस इज वैलिड, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई बिल्कुल सही तो नहीं लेकिन इट्स ओके, ठीक है, हमने ये सीखा है, हमने पढ़ा है, इट इज गुड, इट इज फाइन, इट वर्क्स, इट कैन एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ स्टफ। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बोहर्स मॉडल, ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन बोहर, नील्स बोहर वाज एक्चुअली ए साइंटिस्ट एंड इसने ये कुछ काम किया था जो A2 फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको फिर पता चलेगा क्वांटम फिजिक्स में कि उसने क्या काम किया था एंड उधर से ये मॉडल आता है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड मॉडल, ठीक है, इसमें कोई ऐसी कोई देखोगे तो ऐसी कोई खराबी नहीं है, टू दी आई ऑफ द कॉमन मैन इट्स एक्चुअली वेरी गुड, इट्स एक्चुअली वेरी रियलिस्टिक। उसने कहा भाई न्यूक्लियस है बीच में, उसमें 11 प्रोटॉन, उसमें 12 न्यूट्रॉन और बाहर इस तरह इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से है बाहर, ठीक है, 281 की फॉर्म में, लाइक दिस। तो इट वाज ए गुड मॉडल फॉर ए कंसिडरेबली गुड अमाउंट ऑफ टाइम। बोहर का जो मॉडल था सबने कहा भाई ठीक है चलता है, इट वर्क्स एंड एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ स्टफ। लॉट ऑफ स्टफ से क्या मतलब, जब हम बोलते हैं सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और आयन बन जाता है और इसी तरीके से बॉन्डिंग कर रहा होता है, उसका फुल ऑक्टेट आ जाता है। या हम और कोई चीज डिफाइन करने के जाएं कि सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स, 11 प्लस का चार्ज है, उसके पास उसके इर्द गिर्द 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो भी हमारी उस वक्त की अंडरस्टैंडिंग थी रिगार्डिंग द एटम, उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई मसले मसाइल नहीं। 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, ठीक है, और 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, और वहां तक की जो मतलब उस जमाने तक की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी वो कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं करती थी बोहर के मॉडल के साथ। तो जब तक कोई चीज कंफ्लिक्ट नहीं करती आप कहते हैं भाई यही ठीक है, राइट। जाहिर बात है अगर कोई चीज खराब नहीं है तो आप उसको उठा के तो बाहर नहीं फेंकोगे। अगर आपकी गाड़ी चलती है, खराब नहीं हुई है, तो आप उसको बेचोगे तो नहीं, और कुछ नहीं करोगे। तो इफ दिस मॉडल वाज वर्किंग प्रीवियसली तो दिस इज कंप्लीटली ओके मॉडल, कंप्लीटली वर्किंग मॉडल। और हम आज भी ये सीख रहे होते हैं एट ए सिंपलिस्टिक साइड, हम यही मॉडल सीख रहे होते हैं, यही मॉडल बना रहे होते हैं, राइट। बट द प्रॉब्लम विद दिस मॉडल इज कि जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करी तो कुछ ऐसे फिनोमेना हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो ये मॉडल आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो देयरफॉर इस मॉडल को चेंज करना पड़ा एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यू मॉडल और उसको हम कहते हैं क्वांटम मॉडल, ठीक है। क्वांटम मॉडल में अब हम हमारी जो अब ए लेवल केमिस्ट्री है उसमें हमें क्वांटम मॉडल में रखने आने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और उनका क्या है क्या नहीं, दैट शुड बी वेरी वेल अलाइंड विद द क्वांटम मॉडल, हमें ये आना चाहिए। तो ये तो था हमारा ओ लेवल्स या हम जो पहले सीखते थे, ठीक है, सिंपलिस्टिक साइड थी, कुछ इतनी खास बातें हमें बताई नहीं गई थी, तो हमने कहा ठीक है भाई यही देख लेते हैं, यही सही है। बोहर ने कहा ये, हमने कहा ठीक है कोई मसले की बात नहीं। लेकिन कुछ बातें हैं जो हम आगे इसी चैप्टर में सीखेंगे जो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसके अंदर प्रॉब्लम्स है, इसके अंदर इश्यूज हैं अगर इसके थ्रू एक्सप्लेन करना चाहो उनको, ठीक है। तो हमने फिर एक नया मॉडल बनाया एंड दैट इज नोन एज द क्वांटम मॉडल, ठीक है। एक बच्चे ने कहा था सर जूम आउट कर दें, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट और एनीथिंग तो ले लो, बाकी नोट्स वगैरह तो सब कुछ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, डेली गूगल क्लासरूम पे डाल, सही है। कोई प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस स्लाइड, मैंने ज्यादा करी है, अब हम असल चीज पे चलेंगे और उसको देखेंगे क्या है क्या नहीं, एंड देन आई विल ऑब्वियसली आल्सो टेल यू द हैक्स अराउंड इट और उसको थ्रू हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो अक्सर व बेशतर हम जिंदगी में ये सीखेंगे कि हमने जो चीज पहले सीखी वो उस वक्त के लिए थी और अब बड़े होते होते बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। जैसे अगर आप छोटे थे तो आप की जिंदगी में बहुत सारी आप चीजें कर रहे होते थे जो आपको कोई कुछ नहीं बोला था, राइट। बट जैसे जैसे बड़े होते गए, थोड़ी तमीज आती गई, थोड़ा आता गया, चीजें समझ आती गई, तो देन दोज चीजें जो बचपन में करा करते तब वो अच्छी नहीं लगती बड़े होके, राइट। तो वही सब चीजें हैं, इंसानियत भी ऐसी प्रोग्रेस कर रही है भाई। आप बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हमें गलत चीज क्यों पढ़ाई गई, सही चीज क्यों नहीं पढ़ाई एक ही दफा में। तो इसलिए होती है कि आप उस वक्त बच्चे थे, ठीक है, आप उस वक्त छोटे थे, अगर आपको उसी वक्त ये सब चीजें पढ़ा देते तो आप फ्यूज उड़ जाता आपके दिमाग का, ठीक है। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाया जाता है और इंसानियत ने खुद भी ऐसे प्रोग्रेस किया है हमेशा से। बिल्कुल हक बात तो बिल्कुल ट्रू बात तो हमें पता ही नहीं थी ना, वी डिडंट नो, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता इसे प्रोग्रेस किया है। हमने कुछ चीजें देखी, हमने कहा अच्छा ये है, इतना चीज हमें एक्सप्लेन करनी है, तो हमने उसके हिसाब से चीजें बना दी कि भाई ये एक्सप्लेन करनी है। बाद में जब हम सीखते गए तो पता चला ये अब चीजें नहीं एक्सप्लेन जो इससे हो रही हैं, और चीजें आ गई हैं जो अब उसके लिए नई बेहतर चीज चाहिए होगी। तो इस तरीके से यू हैव बीन प्रोग्रेसिंग एंड दैट इज द बर्थ ऑफ द क्वांटम मॉडल, ठीक है। तो अब इसको समझ लेते हैं क्वांटम मॉडल क्या है। क्वांटम मॉडल ये कहता है क्या,
न्यूक्लियस की कहानी वही है, जो बोहर ने न्यूक्लियस के बारे में कहा, जो रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में कहा, वो सब सही कहा। उन्होंने कहा न्यूक्लियस के हम छेड़खानी नहीं कर रहा, मैं क्वांटम मॉडल कहता है न्यूक्लियस के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी, फॉर आर लेवल। वो कहता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ मेरा छेड़खानी है सारी। इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन शेल्स n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी हो सकते हैं, ठीक है जी। सो इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन शेल्स। तो बोहर ने जो बात करी थी कि भाई ये शेल्स है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड है, क्वांटम मॉडल भी यही कहता है शेल्स में ही अरेंज्ड है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, उड़ के कहीं नहीं चलेगा इलेक्ट्रॉन। तो वो भी यही कह रहे हैं। और ये जो n होता है, द नंबर बाय विच यू काउंटिंग द शेल्स, दिस इज नोन एज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है जी। यू शुड नो n इज नोन एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये ना हो कहीं लिखा हुआ आ गया, आप कहोगे भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसी कोई बात नहीं, हमने पढ़ी है, ठीक है। अच्छा देन द शेल्स इंक्रीज इन एनर्जी विद इंक्रीजिंग नंबर, बेकार पॉइंटर है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बोलूं शेल 2 इज इट लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी देन शेल 1, तो ज्यादा जाहिर बात है 2 1 से बड़ा है तो इसमें ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ बातें जो हम सीखेंगे समझेंगे, जो हमें पीरियोडिक टेबल से बहुत इस तरीके समझा देंगे। यहाँ पे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, सिर्फ इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि कभी बार एमसीक्यूज आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, तो यू शुड नो, ठीक है। बट इन पॉइंटर्स पे ये नहीं कि आप बिल्कुल इसको ही पकड़ के बैठ गए, ये पॉइंटर्स मुझे रटने और करने ही करने। नो, यू शुड अंडरस्टैंड दीस पॉइंटर्स, मूव ऑन। पीरियोडिक टेबल वाली हैक इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी गोइंग टू स्टडी, कैसे हमने करना है, ठीक है। तो ये सिर्फ पॉइंटर्स, इनको समझ लो, रटना नहीं, ठीक है। दिस स्लाइड इज नॉट फॉर रटिफाइंग, इट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, each shell has subshells equal to its principal quantum number। ये आ गया डिफरेंस बिटवीन द क्वांटम मॉडल एंड द बोहर मॉडल। क्वांटम मॉडल क्या कहता है? बोहर मॉडल तो शेल्स तक आके रुक गया ना, उसने कहा भाई शेल्स हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्वांटम कहता है नहीं, शेल्स है और उसके अंदर सब शेल्स है, राइट। सो बेसिकली क्वांटम मॉडल कह रहा है कि भाई देखो, अगर आपके पास, आप अगर शेल 2 में हो, या बल्कि आप पहले शेल 1 में हो, तो शेल 1 में होने का मतलब क्या है? हैज इट हैज वन सब शेल। अगर आप शेल 2 में आ गए हो तो इट विल हैव 2 सब शेल्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप 3 में आ गए हो तो 3 सब शेल्स हो गए, 4 में आ गए हो तो 4 सब शेल्स हो गए, 5 में आ गए हो 5 सब शेल्स हो जाएंगे, फलाना ढिमका ढिमाका, ठीक है। तो ये बोल रहा है क्वांटम मॉडल, क्या बोलता है? शेल है, शेल के अंदर सब शेल है, और उस शेल में कितने सब शेल हैं वो उसी के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आइडेंटिफाई हो रहा है। 1 में 1 सब शेल, 2 में 2 सब शेल, 3 में 3 सब शेल, 4 में 4 सब शेल, ठीक है। ये जो सब शेल हैं हम इनके नाम लिखते हैं एसपीडीएफ करके, ठीक है। सो दीज आर नॉट लाइक 1 2 3 4 नहीं गिनेंगे हम इनको, हमको कैसे गिनेंगे? एसपीडीएफ। और ये इसी तरह चलते हैं, एसपीडीएफ ही चलेंगे, इनका आप ऑर्डर आगे पीछे नहीं कर सकते, एसपीडीएफ ही चलेंगे ये हमेशा, ठीक है। Each subshell has one or more orbitals। अब क्या था? एक शेल है, शेल के अंदर सब शेल्स हैं, कितने सब शेल्स हैं? उस शेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितने, ठीक है। अच्छा, अब आप आ गए सब शेल में, ये रहे आपके सब शेल एसपीडीएफ। हर सब शेल में अब ऑर्बिटल्स है। ऑर्बिटल्स क्या है? ऑर्बिटल्स कह लो एक छोटी सी बॉक्स नुमा स्पेस है जिसमें, जहां पे असल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो शेल्स हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो पूरी पूरी बोहर वाली बात रद्द भी नहीं हुई। बोहर कहता है इलेक्ट्रॉन कहां है? शेल में। तो क्वांटम भी कह रहा है इलेक्ट्रॉन शेल में ही है, लेकिन कहां, क्या कह रहा है वो? शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन, राइट। सो दिस इज द थिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दी बोहर मॉडल। शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ऑर्बिटल्स जो हैं वो किस सब शेल में कितने हैं, ठीक है। ये याद नहीं भी करो, ये सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पीरियोडिक टेबल की हैक हम देखेंगे, आज नहीं तो इंशाल्लाह कल देखेंगे हम हैक, एंड यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इजी टू डू एवरीथिंग, ठीक है। तो ईच सब शेल हैज वन और मोर ऑर्बिटल्स। एस हैज वन ऑर्बिटल, पहला वाला है तो इसमें वन है, ठीक है। पी दूसरा वाला है तो पी में 3 ऑर्बिटल्स है। डी तीसरा वाला है तो डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं, और एफ में 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये भी कुछ खास याद करने की बात नहीं है। एस 1, पी 3, डी 5, एफ 7, क्या हो रहा है? ऑड नंबर्स में चल रहे हैं, 1 3 5 7, ठीक है।
दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू डोंट नीड टू रिमेंबर, ठीक है। सब कुछ मैं सिखाऊंगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये सिर्फ पॉइंटर्स हैं। एमसीक्यूज आ जाते हैं पर बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर शेल क्या था और सब शेल क्या था। शेल है वो नंबर, शेल इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर, सब शेल इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फाबेट्स, ठीक है जी। और ऑर्बिटल उसके अंदर है, और वो ऑर्बिटल कितने हैं, वो इतने हैं, गो अप इन ऑड नंबर्स, ठीक है। अच्छा, नाउ शेल 1 2 3 4, नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होंगे। अगर मैं शेल 1 की बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ सब शेल्स हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जितने हैं। नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होंगे, 3 होंगे। नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होंगे, 4 होंगे। प्रीटी इजी पीजी। ये थोड़ी सी मुझे छोटी राइटिंग करनी पड़ेगी। लेट्स राइट दिस 1 2 3 4। अब नेम ऑफ सब शेल, ठीक है जी। सो लेट्स आल्सो स्टार्ट नेमिंग द सब शेल। तो 1, अब 1 कितने सब शेल कैरी कर रहा है, एक ही सब शेल कैरी कर रहा है, राइट। और उस सब शेल में एस है, और उसका नाम हम कैसे लिखेंगे, 1s लिखेंगे, ठीक है, 1s। 2 में 2 सब शेल हैं, और सब शेल्स क्या है, एसपीडीएफ करके चल रहे हैं, तो 2 सब शेल्स यानी 2s होगा और 2p होगा, ठीक है जी, 2s एंड 2p। अच्छा, इसी के आगे चलते हैं, बढ़ता इतनी जल्दी आ गई 3, सो दिस इज गोइंग टू बी 3s 3p 3d, ठीक है जी। तो कुछ भी नहीं हो रहा, एसपीडीएफ है, 1 है तो 1s, 2 है तो 2s 2p, 3 है तो 3s 3p 3d, 4 है तो फिर क्या लिखूंगा इधर, हाउ मेनी व्हाट आर द नेम्स ऑफ द सब शेल्स, खुदा, ठीक है, वेरी गुड। तो यस, एवरीवन अंडरस्टैंड्स। सर इसमें होंगे 4s 4p 4d 4f, बस आगे चल रहे हैं, यहाँ पे एक f लगाना है सामने, बाकी तो सब वही, राइट, इजी पीजी। अच्छा, और अब मैं आपको बोलूं ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो s में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, s, अच्छा अब इसको समझ लेते हैं, s में कितने ऑर्बिटल्स, मैंने क्या बोला, इट गोज अप इन ऑड नंबर्स, ठीक है जी। तो पहला ऑड नंबर क्या आ जाएगा, 1s, ठीक है जी। इसमें ऑर्बिटल कितना है, एक प्रेजेंट है, अच्छा जी। और उसका मैं नाम कैसे लिख रहा हूं, यहां पे देखोगे कंफ्लिक्ट नहीं कर रहा मैं आप लोगों को, ठीक है, आई एम नॉट कंफ्लिक्टिंग एनीथिंग, सिर्फ फॉर कंसिस्टेंसी और आप लोगों को याद दहानी के लिए रख रहा हूं। ये कोई चीज टेबल बन के नहीं आएगा, आपसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है जी, सिर्फ ओनली फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन। नेम ऑफ सब शेल 1s था, और ऑर्बिटल 1 ही है, लेकिन मैं जानबूझ के 1s लिख रहा हूं, ठीक है। डोंट आस्क मी नाउ सर 1s क्यों लिख रहे हैं, 1 है, ठीक है, 1s लिख रहा हूं, लेकिन अच्छा 2s, 2s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, s वाले में एक ही ऑर्बिटल है, तो 2s में कितने s ऑर्बिटल होंगे, इसमें भी बस एक ही है, ठीक है। सो बेसिकली, बल्कि कंफ्यूज ना हो जाओ, अंडरस्टैंड मी, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड मी। 1s में कितना ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है। मैं उसका यहाँ पे नाम लिख रहा हूं 1s, ये उसका नाम मैं बोल रहा हूं, उसका नाम ही 1s है, मैंने रख दिया। 2s में कितने ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि ये s है तो इसमें एक ही ऑर्बिटल है, और उसका भी नाम मैं क्या लिख रहा हूं, 2s लिख रहा हूं। 2p, p है, तो इसमें अब 3 हो जाएंगे, और 3 के मैं कैसे लिखूंगा, आई राइट देयर नेम्स आर 2px 2py एंड 2pz, ठीक है जी। तो 3 के लिए मैंने 2px 2py 2pz कर, 3s है, एक ही ऑर्बिटल होगा s में, तो s वाला तो 3s बस। 3p वाला कितना हो जाएगा, p में 3 होते हैं, तो हम उसको लिखेंगे 3px 3py एंड 3pz, ठीक है जी। और आपको जो समझना है और सीखना है, बस आपने इतना ही सीखना है, s में s ही है, p में px py pz ही है, d में ef gz जो भी आ रहा है, वी डोंट केयर, हमें सिर्फ ये पता है d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट 5 3d ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। तो आई एम जस्ट राइटिंग, और नंबर्स में ऊपर जा रहे हैं 5 3, मैं उसके नाम नहीं लिख रहा है यहाँ पे, 3dx 3dy जो भी है वो हमें याद नहीं करना, ठीक है जी। तो 5x 3d ऑर्बिटल्स वो आप A2 में याद करोगे जाके, ट्रांजिशन मेटल्स पढ़ोगे। और इसमें वही चीज, s में एक ही होता है तो 4s, p में कितने होते हैं, 4px 4py 4pz, एंड देन d में 5 होते हैं, तो मैं इधर लिख रहा हूं 5 इंटू 4d, और f में कितने होते हैं, f में होते हैं 7, तो मैं लिख रहा हूं 7 इंटू 4f, ठीक है जी। तो समझने की बात क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और नंबर ऑफ सब शेल्स सेम,
सब शेल के नाम्स अल्फाबेट्स में लिखे जाते हैं एसपीडीएफ करके, कितने होंगे वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बता रहा है, ठीक है। एंड देन ईच ऑर्बिटल हैज सॉरी ईच सब शेल हैज ऑर्बिटल्स इन ऑड नंबर्स, एस में एक ही, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। तो बस ये मैंने इस तरीके से फिल आउट किया है, ठीक है नी। तो यहां पे आज हम अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं। थोड़ा सा अगर ओवरवेलमिंग लग रहा है, आई एम गोइंग टू अपलोड दिस पीडीएफ ऑन गूगल क्लासरूम। कल की क्लास में सिर्फ देख के आना, ठीक है। ये ओवरवेलमिंग लगेगा, ये बहुत सारी चीजें मुझे याद नहीं करनी है, ठीक है। अगेन एज आई सेड, अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ, ठीक है जी। एमसीक्यू आ जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। शेल क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था, सब शेल क्या था, ऑर्बिटल क्या था। ऑर्बिटल को सब शेल बना देते, सब शेल को शेल बना देते हैं, ठीक है जी। तो सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं, बाकी ये सिर्फ समझने के लिए। बाकी फिर हम जो टेक्निक इस्तेमाल करो, आप कहोगे सर आसान कर दिया अपनी जिंदगी, ये सब बकवास हमें याद नहीं करनी की, ठीक है। सो इंशाल्लाह वील सी ऑल ऑफ दैट टुमारो। आपकी क्लास जो है वो यहाँ पे आज खत्म होती है। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लो। कुछ भी है तो लेट मी नो, नथिंग, तो यू गाइज आर फ्री टू लीव।